लोगों का ये कहना है कि हमें खून का बदला खून ही चाहिए, हमें खून का बदला पानी नहीं चाहिए। पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता है। आने वाले दिनों में देखना कि किस प्रकार की त्राही मस्ती है पाकिस्तान के अंदर। जो असली दीमक लगी हुई है वो है पाकिस्तानी सेना। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत में आई है, अब उनका क्या होगा? तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आज उन्हीं पर सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दिनेश शर्मा। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू किरण जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने विख्यात चैनल के ऊपर इनवाइट किया है। थैंक यू किरण जी। द प्लेजर इज ऑल माइन। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बल्कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हर देशवासियों का ये सवाल है, सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी ये जो सुरक्षा में चूक है, ये कैसे हुई है? क्योंकि पहलगाम एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां पर कोई भी जवान मौजूद नहीं था, कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। जो वहां के चश्मदीद है, उनकी तरफ से ये बात बताई गई है। किरण जी, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि इसमें एक सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई है। वहां पर जब लोगों को पता है कि इतने सिविलियन पर्यटक जो है वहां पर आते हैं, तो ये जरूरी बात है कि वहां पे सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या भारत सरकार है वो इसका संज्ञान लेगी, और जरूरी बात है कि इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस इलाके का, उसको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, ये वाकई में एक बहुत चूक है। और मेरा ये मानना है कि अगर वहां पे सुरक्षा कर्मी होते तो ये जो राक्षस रूपी 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट आए हैं, इनकी हिम्मत ना होती हमारे सुरक्षा बलों को देखने के बाद ये कायराना हरकत करने की। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जो आतंकवादियों ने ये पहलगाम वाला इलाका ही क्यों क्यों चूज किया है? क्योंकि जितना मैंने पूरा चेक किया है, जितनी भी मैंने रिसर्च की है, उसके हिसाब से इसलिए क्योंकि पहलगाम से 50 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, वरना पहलगाम के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। क्या इस बात में सच्चाई है? किरण, ये एक कारण नहीं हो सकता है कि टेररिस्ट ने वो उस इलाके को क्यों टारगेट किया। इसके पीछे दो चार रीजन है जो कि मैं एक सैनिक होने के नाते समझ सकता हूँ। एक तो ये है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि पहलगाम से ही शुरू होती है। तो एक प्रकार का जो है डर पैदा करने के लिए लोगों के दिमाग के अंदर जो श्रद्धालु आने वाले हैं, एक है। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तिलमिलाहट है। वो जिस ढंग से देखते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जो है कश्मीर के अंदर एक बहुत वार फुटिंग के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, रोजगार मिला है। और दूसरा जो है टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी को, जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी के लिए। तो टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने के बाद जो है वो एक टूरिज्म को खत्म करना चाहते थे, ताकि जो कश्मीर वैली के अंदर जो खुशहाली आई है उसके ऊपर एक अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल। किरण जी, मैं एक सेकंड के लिए बात खत्म करना चाहता हूँ। 2006 के बाद ये शायद ये पहला हमला है जहां की टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। तो इससे ये संदेश जाता है कि लोगों के दिलों के अंदर एक प्रकार का डर होगा और टूरिज्म के अंदर कमी आएगी। ठीक किरण जी। कमी आएगी, ये तो अभी से ही तस्वीरें ऐसी आने लग गई है कि वहां पर जो डल झील है वो एकदम सुनसान पड़ी है, कश्मीर का जो इलाका है वो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन इन सब से अलग, जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं कि जो सिंधु नदी का जो जल है उस पर रोक लगा दी है। सबसे पहले दर्शकों का ये कहना है, जितने भी मेरे मेरे साथ सोशल मीडिया पर लोग जुड़े हुए हैं, कि वो सिर्फ रोक नहीं लगानी चाहिए थी, उस समझौते को रद्द कर देना चाहिए था। इसी के साथ दूसरा सवाल इसी में एड ऑन करूंगी मैं। लोगों का ये कहना है कि हमें खून का बदला खून ही चाहिए, हमें खून का बदला पानी नहीं चाहिए। अ, किरण, आपका पहला सवाल जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द किया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर। अगर उनको पानी हम रोक देते हैं, पाकिस्तान का सिंध प्रांत के अंदर भी आज की तारीख के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश और एक प्रकार का विद्रोह है। लेकिन पाकिस्तान का मेन मीडिया
इस बात को कवर नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें तो सिंध प्रांत के लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, क्योंकि उन्हें पानी की कमी मिल रही है, जिससे कृषि के ऊपर असर पड़ रहा है। और इवन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ किरण, कि सिंध प्रांत के आगे जाके एक जगह है जिसे कहते हैं चोलिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा। वो इलाका लाखों एकड़ का इलाका है, लेकिन वो रेगिस्तान है। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपना एक नेशनल ग्रीन प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत वो जो है चोलिस्तान को जो है बाहर के कारपोरेट सेक्टर को देख के वहां पर ग्रीनरी लाना चाहते हैं और वहां पर व्यापार से रिलेटेड जो है काम करना चाहते हैं। इसके लिए जो है पाकिस्तान आर्मी ने प्लान बनाया है कि जो इंडस रिवर से 6 कैनालों को निकाल के और वहां पर पानी चोलिस्तान में पहुंचाया जाएगा। इस हालत के अंदर जो है सिंध प्रांत के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि सिंध के अंदर पानी की कमी पड़ जाएगी। अब करते हैं कि हमने इसको बिल्कुल खत्म क्यों नहीं किया। एक प्रकार से जिस समय हम कहते हैं सस्पेंड हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने कर दिखाया है कि हम इस संधि में से बाहर निकल सकते हैं। ये लोगों का ये मानना गलत है कि हम इस संधि को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रीटीज जो है हरियाणा के अंदर, जो लॉ ऑफ ट्रीटीज है इंटरनेशनल बॉडी के अंदर बनी हुई है, उसके आर्टिकल 62 के मुताबिक जो है अगर कोई पार्टी ये समझती है कि दूसरा पार्टी देश हित के बरखिलाफ काम कर रही है, तो उस संधि में से वो देश जो है उस संधि को तोड़ सकता है। लेटेस्ट एग्जांपल जो है 2019 के अंदर अमेरिका और रूस के अंदर पहले एक संधि हुई थी, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत जो है आप 500 से लेके 550 किलोमीटर तक का जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप कर सकते हैं, या उसकी कोई परीक्षण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका उस संधि में से निकल गया था और फिर रशिया भी निकल गया। तो ये जो है पास्ट के अंदर की जो है ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कि एक कंट्री अपने आप उस संधि से बाहर आ सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट के भी पास के डिसीजन है, जिसमें ये इसको ठीक माना गया है कि अगर एक देश दूसरे देश के हितों के बरखिलाफ काम करता है, तो दूसरा देश उस संधि को तोड़ सकता है। इसके साथ किरण मैं एक और शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा कि किरण, पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकता है। पिछले 4 युद्धों के दौरान भी हमने कभी इस संधि के बारे में बातचीत नहीं की थी। हमारे 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बात अलग है कि पाकिस्तान अपने देशवासियों को गलत नैरेटिव देता है और वो अपनी कमियों को या अपनी हार को दिखाता नहीं है। तो इसके अंदर से हमारी सरकार ने, हमारे देश ने एक विल दिखाई है और ये संधि को जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। किरण, आने वाले दिनों में देखना कि किस प्रकार की त्राही मस्ती है पाकिस्तान के अंदर। एक ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अवाम जो है जी। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी सोशल मीडिया पर अभी जो वीडियोस है वो ऐसी वीडियोस है जिससे मन को एकदम परेशान कर दिया है। लोग बोल रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। अगर मैं अपना खुद का उदाहरण देती चलूं तो मुझे वाकई पिछले 3 दिनों से नींद नहीं आ रही है। और जो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने झकझोर दिया है, परेशान कर दिया है। सर, क्या लगता है कि इसके अलावा आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे, तो उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है पाकिस्तान को, जो संदेश देने की कोशिश की है आतंकवादियों को, कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है अब। किरण, आप एक अच्छी इंसान या मानव है, जो कि आपको इस घटना से आप कह रही हैं कि आपको 3 दिन से नींद नहीं आ रही। तो मैं समझ सकता हूं कि जो मानवता के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर जो लोगों का विश्वास है, जहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए जो इज्जत है, उनका मन विचलित होगा। अब आते हैं बात दूसरी। देखिए किरण, आज की तारीख में पूरे देश के अंदर क्रोध और गम का माहौल है। अब पूरा देश चाहता है कि एक सॉलिड एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं एक सैनिक होने के नाते चाहूंगा, जब मैं चाहता हूं
कि पाकिस्तान के साथ जो हमने डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारी गवर्नमेंट ने अभी कल, इसके अलावा भी पाकिस्तान को एक मिलिटरीली जो है सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है अगर हम कोई कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, भारत सरकार डिसीजन लेती है, ये तो मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि मुझे मैं प्रीवी नहीं हूं कि भारत सरकार या भारतीय सेना किस प्रकार का एक्शन लेगी, लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मैं सोच सकता हूं कि अगर कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक है या किसी उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर हम अटैक करते हैं, लेकिन उसके हमारे देश के अंदर भी एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि उसके सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक जैसे पुनिटिव एक्शन के प्रूफ मांगता है। तो लेकिन अगर कोई कोवर्ट एक्शन करते हैं तो मेरा ये मानना है कि भारत की जनसंख्या जो है वो खुश नहीं होगी, उन्हें कोई इससे भी बढ़कर पाकिस्तान को सबक सिखाने का कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है कोवर्ट ने भारतवासियों के साथ किया है, जो हिंदुस्तानियों के साथ किया है, इससे 100 गुना बुरा उनके साथ इंतकाम हो। लेकिन सर इसके अलावा एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं, भारत सरकार क्या करती है, आतंकवादियों को ढेर करती है। इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बालाकोट देखा, क्या हुआ, सिर्फ आतंकवादियों को ढेर किया गया है। लेकिन सर जो असली नस है, जो असली दीमक लगी हुई है, वो है पाकिस्तानी सेना। अगर ये पाकिस्तानी सेना को तब तक खत्म नहीं किया जाएगा, ये आतंकवादी तो और आते जाएंगे, जितने मरेंगे उतने पाकिस्तान और भेजते जाएगा। तो ये पाकिस्तानी सेना पर एक्शन लेना जरूरी है, मेरा ये मानना है। किरण, आपने जो कहा मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर 30,000 मदरसे चल रहे हैं। तो क्या उन मदरसों में से ब्यूरोक्रेट निकल रहे हैं, टेक्नोक्रेट निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ जिहादी तत्व जो हैं वो निकल रहे हैं, जिसे कि पाकिस्तान सेना अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती है। अब बात आ जाती है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मेरा भी ये मानना है कि आतंकवादी एक प्रकार से एक पेड़ के शाखा या पत्ते होते हैं। अगर आप शाखा या पत्तों को काटते रहोगे तो पेड़ दोबारा उन शाखाओं को और पत्तों को जन्म देता रहेगा। तो इस समय जरूरत जो है उस पेड़ को जड़ से काटने की है। आज की तारीख के अंदर, आज की तारीख में जहाँ इस समय किरण वातावरण और समय जो है भारत के अनुकूल है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अभी हम पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ें, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उनकी आर्थिक स्थिति है, और पाकिस्तान आर्मी को बलोच लिबरेशन आर्मी जिसके ऑफिशियल तकरीबन 1500 की स्ट्रेंथ है, और उन्होंने जो है पाकिस्तान आर्मी के घुटनों के ऊपर ला दिया। आज की तारीख के अंदर ना जाने कितने पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो रिजाइन करके और पाकिस्तान आर्मी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एक प्रकार का आक्रोश है, उसे अपने जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट एक प्रकार का रोष है। देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस जो है किस प्रकार से बलोच लिबरेशन आर्मी के और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि केपी के इलाके में है और अफगानिस्तान के अंदर उनके बेस हैं, वो किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को घुटने पे लगा दिया होगा। अगर हम और आप कुछ बात करेंगे तो हो सकता है जो पाकिस्तानी सुन रहे हो वो कहे कि ये हिंदुस्तानी जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर वो जो तुम्हारा मौलाना अब्दुल रहमान है, जो कि बड़ा एक सीजन पॉलिटिशियन है, उसने तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के हैं उनके अंदर पाकिस्तान की रिट नहीं चलती, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, इस समय वहां जाने से डरती हैं और बहुत
जल्दी हो सकता है कि उनके 8-10 डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान के, वो आजादी के लिए जो है यूनाइटेड नेशन से परमिशन ले। इस प्रकार की स्टेटमेंट है तो आपके पार्लियामेंट के अंदर जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं वो दे रहे हैं, और आप काफी पीट पीट कर कह रहे हो कि इसके अंदर जो हिंदुस्तान का हाथ है। अरे भाई, हमने क्यों जाके बलूचिस्तान के जो बलोच लड़ाके हैं, आप क्या समझते हो कि उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग देने की जरूरत है? अरे जनाब, वो जो है अपने आप खुद व खुद ही वो जो है ट्रेनिंग के अंदर माहिर है। अब हमने उन्हें वेपन देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर $9 बिलियन के सोफिस्टिकेटेड वेपन तो अमेरिका छोड़कर गया हुआ, उन्हें अफगानिस्तान के से वो वेपन मिल रहे हैं, टीटीपी का उनको सपोर्ट है, और उनके पास जो है एकजुट जो है लड़ाके हैं, और वो पहाड़ों के अंदर हैं। अरे आपने देखा जफर एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने क्या किया, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनकी उन्होंने एग्जीक्यूशन किया? उन लोगों को क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की? पाकिस्तान को अपनी कमियां जो है वो नजर नहीं आती, वो भारत के ऊपर थोपड़ा। और ये बहुत अच्छा टाइम है किरण, ये एक जबरदस्त सा जो है पाकिस्तान आर्मी की कमर को जाए। जी किरण। दिनेश जी, अभी परसों रात को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि जितने पाकिस्तानी हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 48 घंटे में तुम यहाँ से निकल जाओ। अब लोग ये पूछे कि जो सीमा हैदर, जो कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी, बहुत ज्यादा नाम चल रहा था सोशल मीडिया पर, लोगों का ये पूछना है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत में आई है, अब उनका क्या होगा? अब लेकिन किरण, उन पर किरण, जहां तक मेरी सीमित सामान्य ज्ञान है, अगर वो सीमा हैदर ने जो जो अपना इंडियन है, अगर उसके साथ शादी कर ली है, तो नेचुरली वो यहाँ की उसको सिटीजनशिप लागू हो जाती है, क्योंकि उसने एक इंडियन के साथ अपने धर्म के मुताबिक, चाहे उसने हिंदू धर्म के मुताबिक किया शादी या मुस्लिम धर्म के मुताबिक किया, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर उसने इंडियन के साथ शादी कर लिया और उसकी शादी रजिस्टर्ड हो गई है, तो सीमा हैदर जो है बट नेचुरल एक भारत की नागरिक हो जाती है। अभी आपने सीमा हैदर के बारे में बता दिया है कि सीमा हैदर की अगर किसी इंडियन के साथ शादी हो चुकी है तो वो नेचुरली उसे भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से, हालांकि मैं इस पूरे मामले में राजनीति को ऐड नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे आपसे सवाल करना है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर है, एकदम टॉप पर है, लोग इस पूरे मामले पर राजनीति को ऐड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अभी आज सोशल मीडिया पर एक बहुत ज्यादा एक क्लिप वायरल हो रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव से तब सोशल मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आप जाएंगे क्या जो पीड़ित परिवार है उनके पास, तो वो कहते हैं कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वो उनके पास जाए। किरण जी, मैं एक सैनिक हूं, और सेना से लगते जुगते आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं आ, उनके जवाब दे पाऊंगा। लेकिन ना, ये पॉलिटिशियंस के बारे के अंदर अब ये क्या बोलते हैं, इनकी क्या मंशा होती है, तो इन पॉलिटिशियंस की बात को समझना और उनको पढ़ना एक सैनिक होने के नाते जो है मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मानवता के तौर पर इस मसले के ऊपर किसी प्रकार की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो मरने वाला है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आखिरकार यार वो एक इंसान था, उसका परिवार है, पीड़ित परिवार है। लोग वहां क्या क्या सपने लेकर गए थे। किसी एक व्यक्ति की 6 दिन पहले शादी हुई थी। अब आप इमेजिन करिए कि उस यंग लड़की के दिलो दिमाग के ऊपर कैसी हालत होगी, और अगर वो ये इस प्रकार के बयान सुनती है तो उसके दिल के ऊपर किस प्रकार की भावना होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को हम यही खत्म करें, और कोई और विषय के ऊपर अगर आप बात करना चाहती हैं तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। सूरत की एक महिला है जिसने इस पूरे हादसे में अपने पति को खो दिया है, और उसने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक ही बात कही है कि हम भी तो टैक्स भरते हैं, तो ये जो आम जनता है उनके लिए सुरक्षा क्यों नहीं है।
वीआईपी को तो आप लोग Z+ सिक्योरिटी दे देते हैं, लेकिन तब आम जनता की बारी आती है तो उनको आप भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। किरण, जो सूरत की महिला जो कह रही हैं, मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि सुरक्षा के मामले के अंदर, चाहे वो एक वीआईपी है या आम नागरिक है, आम टूरिस्ट है, तो सुरक्षा जो है उनको भी मिलनी चाहिए थी। और जैसा कि हमारी भारत सरकार ने, जो कि खबरों में आ रहा है कि उन्होंने माना है कि सुरक्षा के अंदर चूक हुई है, जब सर्वदलीय बैठक के दौरान कुछ बातचीत हो रही थी जो मीडिया में पड़ा है, तो सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। और मैं उस सूरत की महिला के आक्रोश को और उसके दुख को मैं समझता हूँ, और मेरी पूरी संवेदना उस महिला के साथ है। और उसका सवाल भी बिल्कुल जायज है। जब हम टैक्स देते हैं तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन ये चूक हुई है। जैसा मैंने पहले कहा कि उस व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जा रहे हैं कि आखिरकार हम जो आम नागरिक है उनको भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है, और अभी सभी की नजर इस चीज पर बनी हुई है कि आगे भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ मेरे पहले पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं किरण, और आप जो है क्या कहते हैं, हमेशा तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।